तो आज करंट अफेयर्स का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट अफेयर्स का सेक्शन देखा है आपने कितना इंपॉर्टेंट है? एग्जाम दिया नवदीप अभी? करंट अफेयर्स देखा आपने? स्टैटिक पोर्शन से ज्यादा वो सीए से पूछ रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है, मेरी जो समझ में आया मैं वो बता रहा हूं आपको। करंट अफेयर्स का सेक्शन क्यों रखा गया, और बहुत ज्यादा मतलब मेजर पोर्शन, और 25 मार्क्स का आता है जो जीएस का सेक्शन होता है, उसमें करंट के पोर्शन ज्यादा आ रहे हैं। आधा आधा मान के चलिए 12-13 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टैटिक का पोर्शन कम कर रहे हैं वो, क्योंकि स्टैटिक हर कोई पढ़ के आ रहा है। करंट अफेयर्स की डे टू डे की जो लाइफ में घटनाएं चल रही हैं, कम से कम वो अवेयरनेस को बताता है कि कितना अवेयर है स्टूडेंट, उसे वास्तव में पता है कि क्या घटनाएं हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है, तो मैं आपको डाउट एक क्लियर कर दूं कि आपका आज करंट अफेयर्स का सेक्शन है। दिसंबर के करंट अफेयर्स में आपके पास लेके आया हूं, पढ़ने का तरीका आपको वही बता रहा हूं मैं। यहां पर आपके नोट्स बनवाता रहूंगा, मैं क्वेश्चन वाइज नहीं पढ़ाता हूं, ये मेरा अपना तरीका होता है। जैसे आप देखते होंगे कई बार टीचर्स होते हैं, जहां भी आपने पहले भी पढ़ा होगा कि क्वेश्चन करवा दिया और उसका आंसर करवा दिया कि ये करंट अफेयर्स है। मेरा जो टॉपिक रहता है या मेरा जो तरीका रहता है अपना, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता रहा हूँ, बाकी लोग जानते हैं कि कोई भी एक टॉपिक जो घटना घटी, एक भी कोई भी जो घटना हुई है, उस घटना के बारे में हमने पढ़ा, क्रक्स लाइन क्या है उसकी, फिर उसकी डिटेल जानते हैं। डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैकग्राउंड क्या था आखिर उसका। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के सेक्शन से ही बैकग्राउंड से क्वेश्चन उठा रहा है एग्जामिनर। एग्जामिनर का जो तरीका है क्वेश्चंस रेस करने का, वो है बैकग्राउंड से उठाने का। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तब आपकी समझ में आएगा। आज मुझे फर्स्ट क्लास है, इसलिए 2 मिनट लेने पड़ेंगे आपके, बार बार ये चीज नहीं बता पाऊंगा मैं। अभी आपने 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखा, क्या था? ओबीसी। किसने बोला अभी? महिलाओं के लिए आरक्षण था, रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स 1/3। ठीक है, ओबीसी वाला 104 है वो। बड़ी इंपॉर्टेंट घटना हुई हमारे पॉलिटिकल बैकग्राउंड में, बहुत बड़ा एक चेंज आया, इनोवेशन हुआ। देखा आपने कि विमेन्स के लिए लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, स्टेट असेंबलीज में 1/3 सीट्स जो है वो फिक्स कर दी है। देखी आपने घटना, देखी ना 2024 में हुई? नहीं पढ़ी है आपने, कोई बात नहीं, ये तो हो गया करंट। उसका डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि विमेन्स के लिए रिजर्वेशन 1/3 कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सा अमेंडमेंट बिल था, क्योंकि जो बिल होता है वो अलग होता है और हर बिल पास हो जाए जरूरी नहीं है। तो 128 बिल नंबर था वो, और 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ये हो गया एक आपका करंट का पार्ट। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विमेन्स के लिए रिजर्वेशन कहां पर किया गया है। ऑप्शंस दे रहा हूं आपको मैं, इनमें से आपको 4 में से चूज करना है। लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज या लेजिस्लेटिव काउंसिल। बोलिए मैम, आपने कोई आंसर बोला अभी? ट्राई करिए। लोकसभा में। अब आपने क्या कहा था? थर्ड वाला मतलब लेजिस्लेटिव असेंबलीज। भैया जी, लोकसभा। इसके 2 आंसर हैं, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों में। ठीक है, स्टेट असेंबलीज आगे भी जगह खाली है, आ सकते हो। गर्ल्स पीछे दिखाई नहीं देगा आपको। लेजिस्लेटिव असेंबलीज स्टेट असेंबलीज होती हैं। जैसे आप कहां से? राजस्थान, हरियाणा से। हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली अपनी है। ठीक है, वहां के लोगों ने स्टेट असेंबली चुनी। अब ऐसे ही कोई राजस्थान का होगा तो राजस्थान की असेंबली होगी, उत्तर प्रदेश का होगा तो यूपी की असेंबली होगी। ठीक है, और पार्लियामेंट में केवल लोकसभा, उनके लिए रिजर्वेशन है। ना तो राज्यसभा में रिजर्वेशन है और ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में है। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, कंफ्यूजिंग है ये। अब वहां पर क्या होता है कि बोले हमारे पॉलिटी वाले सर ने नहीं पढ़ाया, 2 साल ऊपर कर देते हैं दूसरे पर। आदमी अपनी कमियों को छुपाने के लिए किसी पे तो दोष करेगा। पॉलिटी वाले सर ने मना थोड़ी किया था कि आप मत पढ़ो कहीं से भी। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल यही बताना चाह रहा हूं कि ये तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा एडवांस लेवल पे जाइए। ये हो गया कि प्री के लेवल पे क्वेश्चन पूछ लिए। अब थोड़ा जो हायर लेवल पर आते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल का मेंस हो गया, या आपका मानकर चलिए एनडीए सीडीएस का एग्जाम हो गया। एनडीए में भी डायरेक्ट पूछेगा। सीडीएस का हो गया, यूपीपीसीएस का हो गया, या यूपीएससी का एग्जाम हुआ सिविल सर्विसेज का, उसमें इसी बात को पॉलिटी से
जोड़ देगा, आपके सब्जेक्ट से जोड़ेगा, कितनी गहराई से पढ़ा आपने। रिजर्वेशन आखिर क्यों दिया गया विमेन्स को? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड फॉर प्रोवाइडिंग द रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोकसभा? क्या रीजन रहा होगा? अब 4 स्टेटमेंट देगा, चारों ही आपको सही लगेंगे, उनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है। तो इसके लिए पीछे होता है सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, सामाजिक आर्थिक उन्नति करना समाज के एक वंचित वर्ग की। हजारों साल तक पैट्रियार्की रही, पैट्रियार्की तो आज भी है सोसाइटी में, लेकिन महिलाओं के साथ शोषण किया गया, नहीं किया गया? तो उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए, ठीक है। कौन से आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिफाइन करता है रिजर्वेशन के बारे में इन सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज? कोई स्टूडेंट? हाँ बताइए। 15, 16, 16/4, 16/5, 15/5 और 15/6। ये इन्होंने लगभग बहुत क्लोज पहुंच गए आंसर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में और पब्लिक ऑफिसेस में, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। एससी, एसटी, विमेन्स के लिए और पीडब्ल्यूडी, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो लोग होते हैं, समझ रहे हैं? तो ये वहां से आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड पढ़ना। अगर मान लीजिए कहीं किसी स्टेट में इमरजेंसी लगाई गई है, ठीक है, स्टेट असेंबली, स्टेट इमरजेंसी लगा दी या प्रेसिडेंट रूल लगा दिया है, तो कौन से आर्टिकल से किया गया? तो उसके पॉलिटी का पता होना चाहिए। अब आप, भैया का क्वेश्चन भी जायज है, मैं पहली क्लास है इसलिए फिर पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि पॉलिटी भी तो पता होनी चाहिए सर, पॉलिटी पढ़िए। तो यहाँ पर एक दुर्भाग्य रहेगा आपके साथ, अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर खड़ा हुआ या कोई भी व्यक्ति जो आएगा करंट पढ़ाने, अभी मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं ये मानकर चलूंगा आपने पढ़ी है, ये आपके लिए अनफॉर्चुनेट बात है। उसके पीछे का रीजन ये है कि अब आपको मैं जब पढ़ाने जाऊंगा ना करंट अफेयर्स, तो आप ये देखेंगे इसमें हिस्ट्री भी इन्वॉल्व होगी, ज्योग्राफी भी होगी, पॉलिटी भी होगी, इकोनॉमी भी होगी, आपकी इकोलॉजी भी होगी, आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी होगी, जनरल साइंस भी होगी, एनवायरमेंट से रिलेटेड भी एस्पेक्ट्स होंगे, एंड यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व द इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स ऑल्सो। तो मुझे तो सारे सब्जेक्ट लेकर के चलने हैं, पूरा जीएस। कोई एक एग्जाम बताओ मुझे जिसमें पेपर हिस्ट्री का आता हो, कंपटीशन की बात कर रहा हूं मैं। जीएस के नाम से पेपर आता है ना आपका, जीएस का सेक्शन है, उसमें हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, मिक्स्ड अप क्वेश्चंस, ठीक है। तो करंट में सब कुछ चलेगा, बस मेरे साथ ये प्रॉब्लम आएगी कि मैं आपको ये मानकर चलूंगा कि आपको ये पता है, फिर भी आप उस चीज के लिए परेशान ना हो। जितनी मेरी कोशिश हो सकेगी मैं आपका बैकग्राउंड लेकर चलूंगा नीचे से, ठीक है। और डिटेल में जानने को आपको सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल टीचर आपको एक्सप्लेन करें, ठीक है, हर सब्जेक्ट का। तो चलते हैं अब। बहुत सारे फेमस क्वेश्चंस, करंट का सबसे बड़ा टॉपिक होता है, ये भी बता दूं आपको, हर चीज में डिसाइडेड होते हैं कि ये टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी का पता होता है, हिस्ट्री का पता होता है, इससे आएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट से आएगा, पॉलिटी का पता होता है, करंट का कुछ पता नहीं होता है कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ये एक केवल जो आपके शिक्षण संस्थाओं में लगे हुए लोग हैं वो केवल अपने एक्सपीरियंसेस से बता सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यह सबसे बेस्ट टीचर आपका होता है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, उसमें पता लग जाएगा आपको कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में, अब मैं एक एक करके कराने जा रहा हूं, बस मैं अब लास्ट बात और बोल रहा हूं, आपको एक टच करा रहा हूं, केवल आउटलाइन दे रहा हूं। रिसेंटली एक टाइगर रिजर्व, 57th टाइगर रिजर्व इंडिया का घोषित किया गया है, नोटिफाइड किया दिसंबर में। आपने क्वेश्चन देखे हैं ऐसे? रिसेंटली विच टाइगर रिजर्व, 57th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया एंड 8th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टाइगर रिजर्व? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो हम उन्हें देखेंगे। आप अवार्ड्स में से देखते हो कि अवार्ड्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओलंपिक्स का हो गया, या आईसीसी चैंपियन, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, ठीक है। या रिसेंटली अभी एक इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने रिटायरमेंट लिया, रविचंद्रन अश्विन, आपने नाम सुने? ऐसे सारे क्वेश्चन आपको मिलने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप सुनते हो। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन द टू नेशंस, कौन से वो दो नेशंस थे? स्लाइनेक्स, SLINEX,
बहुत बढ़िया। श्रीलंका और इंडिया, अब देखो जिसने थोड़ी सी अवेयरनेस दिखाई होगी वो कर लेगा, ठीक है, वरना फिर क्या होगा कि वहां पर लगता है कि बहुत टफ पेपर आया। समझ में आई आपको बात? करंट में बोझ लेकर नहीं चलना है आपको, दिमाग में एक ही बात रखनी है। और करंट की बहुत खूबसूरती बता रहा हूं, एक बार पढ़ना है आपको लगभग चीजें याद रह जाती हैं, बस एक बार पढ़ना ध्यान से। अटेंटिव रहिएगा क्लास में, और सैटरडे, हर सैटरडे को आप प्रेजेंट रहिएगा। जितने सैटरडे आएंगे आप देखना, कम से कम आपका जब तक एग्जाम होगा 10-12 सैटरडेज में आपका इतना कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं मंथ वाइज या वीक वाइज उठाता हूँ, ठीक है। अगर हमने कर लिया 1000 क्वेश्चन भी अगर हमने कर लिए 1000 क्वेश्चन, तो 1000 में से आपके 5-7-10 क्वेश्चन भी बन गए तो पेपर बन गया हमारा, ठीक है। और ऐसा कभी होगा नहीं, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ ऑन कैमरा, कभी ऐसा नहीं होगा 100% क्वेश्चन आपको आते होंगे, ठीक है। ना तो मेरे पिताजी की जानकारी के हैं कोई कमीशन में, ना आपकी फैमिली से कोई होगा। 100% पेपर नहीं बनेगा, हमारा टारगेट इतना चाहिए, हम 60-70% करना है करंट में, आप निकाल लोगे। बस 60-70 के आसपास पहुंच रहे हो, आपने पेपर क्रॉस कर दिया। और अगर आप 20-30 भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे तो आप फिर भीड़ से पीछे हट जाओगे। स्टैटिक तो सब कर लेते हैं, आपको क्या लग रहा है ज्योग्राफी केवल आप ही पढ़ रहे हो? 5-5, 6-6 साल से बच्चा पढ़ रहा है, तो उसे तो याद है वो चीज, ठीक है ना। करंट में चीजें अपडेट होती रहती है, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं करंट को। दिसंबर मंथ का लिया है हमने, ठीक है। तो अब ये एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी, अपॉइंटमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ बड़े पद होते हैं, संवैधानिक पद हो गए, ठीक है, या भारत सरकार के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कुछ बड़ी बड़ी पोजीशंस होती हैं जिस पर हमको पता होना चाहिए कि रिसेंटली किसका अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है। तो आरबीआई के गवर्नर अभी हाल ही में नए अपॉइंट हुए। 11 दिसंबर को शक्तिकांत दास साहब रिटायर हो गए थे, तो आपने नोटों पे एक रुपए के नोट के अलावा जो भी नोट होता है 2 रुपए से लेकर 2000 तक, सब पर सिग्नेचर किसके होते हैं? गवर्नर, ठीक है। वो ऑफिशियली नहीं, उनने बस खींच लिए करेंसी वहां से, लेकिन हर तरीके के नोट पर सिग्नेचर किसका होता है? गवर्नर। तो गवर्नर साहब अभी रिसेंटली नए अपॉइंट हुए हैं आरबीआई के, उनके बारे में आपको पढ़ना है। दिसंबर में उन्होंने चार्ज ले लिया, 12 दिसंबर को, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिएगा, एक स्टेटमेंट लिखो, फिर उसका बैकग्राउंड पढ़ाते हैं। स्टेटमेंट वाइज लिखते चलिएगा। पहला क्वेश्चन, रिसेंटली द न्यू गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। हाल ही में अगले 3 वर्षों के लिए। इसमें जरूरी नहीं है कि आप पूरा पूरा स्टेटमेंट उतारो, ठीक है, अपने हिसाब से कर लो, बस की पॉइंट्स लिख लेना, बार बार मत पूछना, मैं इसलिए स्लोली बोलूंगा। रिसेंटली द न्यू आरबीआई गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। हाल ही में अगले 3 वर्षों के लिए नए आरबीआई के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। ही टुक द चार्ज फ्रॉम शक्तिकांत दास ऑन 11 दिसंबर 2024। इन्होंने शक्तिकांत दास साहब से चार्ज रिसीव किया जो 11 दिसंबर 2024 को था। नाम क्या है इनका? संजय मल्होत्रा, मिस्टर संजय मल्होत्रा लिखिएगा। मिस्टर संजय मल्होत्रा, बहुत बड़ी पोजीशन होती है, ठीक है। तो अंडरलाइन केवल उन टर्म्स को करना जो काम की हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन से में नंबर के थे? ये पूछा 26 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं आरबीआई के संजय मल्होत्रा साहब। डेट एक याद कर सकते हैं आप, आइडिया लगा लेना, डेट तो बहुत सारी है, 11 दिसंबर के आसपास, ठीक है। दूसरा, इससे पहले ये किस पद पर थे? संजय मल्होत्रा साहब, मैम एक सेकंड पैर अपना उधर करना बस। संजय मल्होत्रा साहब गवर्नर बनने से पहले किस पोजीशन पर थे? ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि संजय मल्होत्रा तो सबने याद कर लिया होगा, ठीक है, लेकिन इससे पहले किस पद पे थे? तो लिखिएगा रेवेन्यू सेक्रेटरी, राजस्व सचिव, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक बहुत बड़ा विभाग होता है राजस्व विभाग, हिंदी में लिखिएगा राजस्व सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरी। 26 नंबर के गवर्नर बने हैं ये रेवेन्यू सेक्रेटरी थे इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, वित्त मंत्रालय के अंदर। इन्होंने शक्तिकांत दास साहब को रिप्लेस किया, और शक्तिकांत दास साहब जो 2019 में बने थे वो उन्होंने किसको हटाया था? मिस्टर उर्जित पटेल। या सुना ना आपने, नोट पे साइन देखे होंगे, उर्जित पटेल साहब। तो उर्जित पटेल ने रिजाइन दे दिया था, शक्तिकांत दास ये रिटायर हो गए हैं, इन्होंने उर्जित पटेल को किया था। ठीक है, तो 3 सीक्वेंस याद रखिएगा। अब अगला कौन होगा ये नहीं पता किसी को भी, अगले 3 साल बाद वो अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आरबीआई का कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये तो हो गई हमारी करंट की न्यूज, यहां से पूछा जा सकता है, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि इतना ही पता हो, लकीर के फकीर नहीं बनना है, थोड़ी सी उसके बारे में डीप नॉलेज। आरबीआई क्या है हेमंत? आरबीआई, हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। फुल फॉर्म नहीं पूछिए, रिजर्व आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक है। ठीक है, करेंसी इशू, ये फंक्शंस हो गए सारे। इनका आंसर मैम का बहुत हद तक ठीक था कि आरबीआई हमारे देश का एक सेंट्रल बैंक है, एक हाईएस्ट बॉडी है जो देश में इकोनॉमी के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होती है। हालांकि वित्त मंत्रालय भी होता है, लेकिन बहुत सारी मॉनेटरी पॉलिसीज, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट, एक मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसकी निर्मला सीतारमन है, वो जिम्मेदार होती है फिस्कल पॉलिसी के लिए, राजकोषीय नीति। तो नाम में ही आ रहा है फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। अब राजकोष, राज मतलब राज कौन कर रहा है? सरकार करती है। तो ये फिस्कल पॉलिसी बनाने वाला कौन होता है? सरकार। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है इसे। ठीक है, भारत सरकार का मंत्रालय, यानी भारत सरकार बनाती है। लेकिन भारत सरकार किसके तालमेल से बनाती है? जो देश में पैसे को चला रहा है, करेंसी चला रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी चला रहा है। और मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है? आरबीआई। तो एक बेसिक सा डिफरेंस याद रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई डिसाइड करती है, जबकि फिस्कल पॉलिसी सरकार बनाती है। ठीक है, आरबीआई के बारे में और बेसिक एक बात देखते हैं कि आरबीआई हिल्टन यंग कमीशन 1926, यंग कमीशन अंग्रेजों के काल में, एक कमीशन का नाम याद रखना बस, इसे रॉयल कमीशन भी बोल देते हैं कई बार। हिल्टन यंग कमीशन बनाया था एक ब्रिटिश इंडिया सरकार ने, और उस कमीशन के रिकमेंडेशन बेसिस पर 1934 1 अप्रैल 1934 में एक्ट पास हुआ था, आरबीआई एक्ट, और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एस्टेब्लिशमेंट में आ गई थी। आरबीआई एक्ट 1934, तो एक्ट तो 34 में आया कानून, लेकिन आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1 अप्रैल। तभी आप देखते हो ना, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। ठीक है, तो आरबीआई का बर्थ एक तरीके से हम कह सकते हैं 1 अप्रैल को हुआ 1935 में। लेकिन ये पहले 1935 से लेकर 1949 तक 14 साल तक प्राइवेट संस्था थी, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था। इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया 1 जनवरी 1949 1949 को इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, और तब से लेकर के आज तक इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और ये पूरी सरकारी एजेंसी है। ठीक है, फंक्शंस देख लेते हैं बेसिक्स, या फंक्शन देखने से पहले कुछ और फैक्चुअल बातें। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट गवर्नर, हिल्टन यंग कमीशन, ब्रिटिश इंडिया। 1947 से तो पहले हम पे ब्रिटिश का राज था ना, तो उन्होंने ये कमीशन बनवाया था। तो जाहिर सी बात है उस समय देश में प्रभुत्व किन लोगों का था? गोरों का। तो गोरे जो थे, कमीशन बना दिया गया, उनके नाम पर था ये साहब। ठीक है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ पहले इसके गवर्नर थे,
और भारतीय गवर्नर पहले कौन से थे? सीडी देशमुख। और इस समय कौन है? संजय मल्होत्रा साहब। ठीक है, पहले गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर और वर्तमान में, बस 3 चीजें याद रखनी है आपको। ठीक है, देखो यहां से ऐसे स्टैटिक पोर्शन बना के पूछ सकता है आपसे। अब एक इसकी बेसिक बात देख लेते हैं, आरबीआई के फंक्शन लिखते चल रहे ना भैया सब लोग। देशमुख साहब, हाँ सीडी देशमुख। जरूरी नहीं है आप सारा याद करो, आपको बस केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो आपको इतना रिमेम्बरिंग मेमोरी पावर में रह जाना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। जो लोग पहली बार एग्जाम देंगे उनको समझ में आएगी बात। इतना सारा डेटा है, इतना सारा डेटा आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, कभी आपने ये सोचा, मैं बड़ा बेसिक सा एग्जांपल देता हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा, 1 मिनट लूंगा आपका अलग से। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है, इंडिया की नहीं है, वर्ल्ड का 2nd टफेस्ट। सक्सेस रेशियो बहुत कम है उसका, 12 लाख लोग भरते हैं और 150 के आसपास आईएएस होते हैं। अब कुल मिलाकर के 500-600 वैकेंसी ज्यादा होती है, 12 लाख में 500। और जबरदस्त एग्जाम होता है, 50% जिसने लिया है वो टॉप कर देता है। कई बार तो हाल ही होता है कि 34-35% पे आईपीएस बन जाते हैं, यानी 65% की नॉलेज उसको भी नहीं है। 65% की नॉलेज नहीं है। अब टीना डावी मैडम थी, उनके 51% मार्क्स थे और शी वॉज द टॉपर, इंडिया टॉपर। इसका मतलब 49% की नॉलेज नहीं थी मैम को, लेकिन टॉप कर दिया। इतना टफेस्ट एग्जाम, और उसमें जीएस को मेन रखा गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट, साइंस, दुनिया भर का ये सब। इतने सारे 17 सब्जेक्ट होते हैं टोटल, छोटे बड़े सब मिला लू ना, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और आर्ट एंड कल्चर सब मिला दूंगा तो 17 सब्जेक्ट बैठते हैं यूपीएससी में। 17 सब्जेक्ट को पढ़ना आसान बात नहीं होती है। मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना सा है, ये बता दीजिए आप सोच समझ करके, इतना टफेस्ट एग्जाम उसने स्पेशलाइज्ड पर्सन क्यों नहीं लिया? एक ही सब्जेक्ट रखता ना, बहुत लोग एक सब्जेक्ट में नॉलेज गेन कर लेते हैं, कोई हिस्ट्री का गया था, कोई ज्योग्राफी का, कोई पॉलिटी का है, उसे चाहिए 17 सब्जेक्ट के मास्टर। तो ज्योग्राफी इसके सिविल सर्विस के लिए एक कहावत कही जाती है, बड़ी अच्छी लाइन है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, हर चीज की थोड़ी 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 सब चीज की नॉलेज हो, लेकिन किसी चीज का मास्टर नहीं चाहिए उनको। जनरलाइज्ड पर्सन चाहिए, एक सामान्य व्यक्ति चाहिए जिसको सब चीज की समझ हो बेसिक। अच्छा, हिस्ट्री में ऐसा हुआ था, जयशंकर साहब को देख रहे हो आप, फॉरेन मिनिस्टर, हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर। भाई साहब, विदेशी मीडिया भी क्वेश्चन पूछने से उनसे डरता है। वो देखा ही होगा आपने कितनी रील्स वायरल होती हैं। जब यूक्रेन पर हमला कर दिया रशिया ने और इंडिया लगातार गैस और तेल खरीद रहा है, तो विदेशी मीडिया ने क्या क्वेश्चन किया उनसे कि इंडियंस आर मर्डरर, भारतीय लोग मर्डरर हैं, क्योंकि भारतीय लोग रूस का तेल खरीद रहे हैं और रूस उसी पैसे से किलिंग कर रहा है, ब्रूटल किलिंग कर रहा है, किसमें? यूक्रेन में। हु वाज सेइंग दैट? यूरोपियन जर्नलिस्ट। तो जयशंकर साहब ने कहा इसका मतलब अगर हम मर्डरर हैं तो बहुत बड़े शैतान यूरोपियंस हैं, क्योंकि जितने हम महीने भर में तेल खरीदते हैं, एक दिन में खरीद लेता उतनी गैस यूरोप। तो तुम्हारा पैसा है, हमारा पैसा कुछ नहीं है। मुंह बंद कर दिया भाई का। जयशंकर साहब से पूछा मीडिया ने कि हाउ लॉन्ग दीज टाइप्स ऑफ रिलेशन विल बी कंटिन्यूड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। या दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ये करा था कि व्हाई इंडिया डू नॉट रिज्यूम्स द ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जयशंकर साहब का जवाब सुनकर के मुझे, मतलब सैल्यूट करता हूं उस आदमी को, मुझे मिनिस्ट्री में सबसे शानदार आदमी लगता है। उन्होंने कहा, आई थिंक यू आर आस्किंग अ रॉन्ग क्वेश्चन टू द रॉन्ग मिनिस्टर, यू शुड आस्क टू द पाकिस्तान मिनिस्टर हाउ लॉन्ग दे विल कंटिन्यू द टेररिज्म। टेररिज्म जब तक कंटिन्यू करेंगे तब तक हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो इतनी जबरदस्त नॉलेज, किस आदमी से सवाल पूछ रहे थे तुम? दुनिया पढ़ के गया है और 32-35 साल तक उसने विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पे रहा भाई, वो सेक्रेटरी आदमी रहा है। सेक्रेटरी मतलब समझ रहे हो, बहुत अच्छी रैंक हो जाती है वो।
जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी रैंक से निकल करके आया, उसके बाद अब मंत्री बना है, तो उसे समझा रहे हो तुम, बच्चों वाली बात है। इसीलिए आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अब मैं अपनी बात पे आता हूँ, जनरल बनिए, हर चीज की नॉलेज रखिए, थोड़ी थोड़ी, थोड़ी इकोनॉमिक्स भी पता होनी चाहिए, हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, पॉलिटी भी पता होनी चाहिए, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा सब कुछ पता हो। अब आपको आरबीआई का गवर्नर थोड़ी बना रहे हैं, लेकिन सीजीएल एग्जाम अगर आपको क्रॉस करना है तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा कर लेगा। सीडीएस करना है तो भाई साहब दूसरा कर लेगा, वो पढ़ने को तैयार बैठा हुआ है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर चीज की हमें थोड़ी थोड़ी जैक पता होनी चाहिए, हम जैक लगा सकें कहीं पर भी, ठीक है। हमें मास्टर नहीं बनना हर चीज का, अगर मास्टर बनना होता तो यूपीएससी या आपका एग्जाम, आपका कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, या यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बुलाता ना, उससे ज्यादा काबिल है आप, या उससे ज्यादा काबिल मैं हूं? मैं उनके पैर की धोबन नहीं हूं। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का वो ब्रिलियंट पर्सन होगा, लेकिन उन्हें स्पेशलाइज्ड नहीं चाहिए, उसे केवल भूगोल का ही ज्ञान है, केवल हिस्ट्री का ही ज्ञान है, उसे सब चीजों का ज्ञान नहीं है, समझ रहे? तो इसीलिए थोड़ी 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 सब चीजों की नॉलेज रखिए। क्लास में समझाते वक्त मैं क्लास में यही बताता हूं कि जैसे शादियों में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो दुनिया भर का नाश्ता लगा हुआ, दुनिया भर के खाना है, तो थोड़ा थोड़ा सब चख लो, ये नहीं इकट्ठे पनीर पे पिल पड़े, बोले भर लिया पनीर और रोटियां आदि नीचे लटकी हुई हैं और उसी में रायता डाल लिया, उसी में रसगुल्ला रख लिया, रसगुल्ले की चाशनी रायते के नीचे चली गई। ये काम नहीं करना, भरना नहीं है खट्टा, थोड़ा 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 सब चीजें, हमको हर चीज का टेस्ट पता हो, ठीक है। चलिए, तो अब अपनी बात को देखिएगा, फंक्शंस देखने जरा आरबीआई के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आरबीआई के प्रकार क्या है, आरबीआई क्या काम करता है। तो एक तो मैडम ने बहुत सही बता दिया, एपेक्स बॉडी है, हाईएस्ट अथॉरिटी हो गई, जो डिसाइड करती है भारत में मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। एक नोट इशुइंग अथॉरिटी, नोट करेंसी कौन जारी करता है? आरबीआई, ठीक है। सिक्कों को छोड़ करके और ₹1 का नोट छोड़ के, ₹1 को भारत सरकार जारी करती है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरी के, वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं ₹1 के नोट पर। ₹1 का नोट तो देखा ही होगा आपने, उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, गवर्नर के कभी नहीं होते हैं। और ₹2 से लेकर के 2000 तक जितनी बड़ी करेंसी हमारे यहाँ है, उस पर सब पे गवर्नर के होते हैं। तो नोट इशुइंग अथॉरिटी है आरबीआई। आरबीआई इज द हाईएस्ट बॉडी फॉर द एक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई इज ऑल्सो द हाईएस्ट सुपरवाइजर, हाईएस्ट सुपरविजन बॉडी फॉर ऑल द बैंक्स इन इंडिया। बैंकों का बैंक है, ठीक है। तो ये तो पढ़ा ही होगा आपने बेसिक, बैंकों का बैंक आरबीआई। सारी गाइडलाइंस, लाइसेंस इश्यू करना आरबीआई का काम, सारी देखरेख सुपरविजन करना आरबीआई का काम, ठीक है। आरबीआई सरकार का भी बैंक है, सरकार को भी तो जरूरत पड़ती है पैसे की, तो आरबीआई से उधार लेती है, आरबीआई के थ्रू ही वो काम करवा। तो आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस हैं, बेसिक बेसिक 2-4 फंक्शन आपको पता होने चाहिए एग्जाम, ठीक है। देशमुख साहब का आपने लिख लिया। एक और बैंक से रिलेटेड मैं आपको एक चीज बता दूं, बेसिक्स। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया में 3 ही बैंक ऐसे हैं जो डीसिप्स कैटेगरी में आते हैं, डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक, डीसिप, बेसल्स नॉर्म। बैंकों की एक सबसे बड़ी संस्था है वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, वो हर कंट्री को कहती है कि आप अपने आके डीसिप, हर देश की केंद्रीय बैंक को बोलते हैं कि अपने आके डीसिप बताइए कौन कौन से हैं। इन डीसिप का मतलब आप बस इतना समझ लीजिए, जैसे नाम में सब कुछ है, डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक, कि अगर ये बैंक डूबे तो आपके देश की अर्थव्यवस्था मर जाएगी पूरी। आपको इन देश के, इन बैंकों को डूबने नहीं देना है, हर व्यक्ति इनसे जुड़ा हुआ है। तो इंडिया में 3 बैंक्स ऐसे हैं जो डीसिप्स की कैटेगरी में अभी आते हैं, अभी तक आते हैं, कल को क्या होगा ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, 3 ही बैंक आते हैं इंडिया में, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। 3 बैंकों को डीसिप्स का दर्जा दिया हुआ है आरबीआई ने, ठीक है। तो इसमें एसबीआई एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बैंक हो गया अपने आप में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई के सबसे पुराना बैंक भी है। तो इसमें अब वो खैर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो जाएगा कि बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे को मर्ज करके बनाया गया था इंपीरियल बैंक, ठीक है। 1956 में इसका नाम बदल करके एसबीआई कर दिया गया था।
अभी मुझे करंट की न्यूज में ये बताना कि एसबीआई के एमडी चेंज हो गए हैं, अपॉइंटमेंट हुआ है एमडी का, मैनेजिंग डायरेक्टर, महाप्रबंधक हिंदी में बोलते हैं। लिखते जाइएगा, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, टर्म्स लिखता जा रहा हूं मैं। महाप्रबंधक एसबीआई के नए एमडी साहब राम मोहन राव अमर, राम मोहन राव अमर एसबीआई के नए एमडी अपॉइंट हुए हैं, राम मोहन राव अमर। ठीक है, एक और देखिएगा, अमूल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की है, आप सबने अमूल का दूध मक्खन घी कभी तो कुछ खाया ही हुआ। अमूल के भी एमडी चेंज हुए हैं, जयंत मेहता, जयंत मेहता अमूल के नए एमडी, इनको 5 साल के लिए अगले एक्सटेंड कर दिया गया है। जयंत मेहता, तो फिर वो हाँ टेन्योर बढ़ा दिया, लेकिन पूछा जा सकता है आपसे, 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया इनका टेन्योर। ठीक है, बस ये 3 अपॉइंटमेंट से रिलेटेड थी। अब नेक्स्ट न्यूज पर आइए। अभी हाल ही में दिसंबर की सारी खबरें तो खैर दिसंबर की हैं, एक सिंबेक्स जॉइंट टेबल मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, सिंबेक्स। सिंबेक्स इसका पहला एडिशन हुआ है, फर्स्ट एडिशन ऑफ जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज। पहली बार हुई है इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, फर्स्ट एडिशन का। पहली बार तो जो भी घटना हो जाए वो इंपॉर्टेंट होती है, बता रहा हूं मैं, एक्सरसाइज है, पहली बार कोई भी चीज हो जाए वो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, पहली बार आपकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ ही होगा, याद रहेगा। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? सिंबेक्स, सिंबेक्स एक जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज है। पहली बात तो ये आर्मी की एक्सरसाइज थी। दूसरी बात, जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज का मतलब होता है ये कोई युद्ध नहीं लड़ा गया है, ये टेबल पे बैठ करके एक्सरसाइज हुई है। अब आपके दिमाग में आ सकता है बोले टेबल पे बैठ के कौन सी एक्सरसाइज, तो कैम्बोडिया और इंडिया के 2 देशों के आर्मी के हाईएस्ट बॉडीज बैठे राउंड टेबल पर और मीटिंग्स करी और स्ट्रेटेजीज बनाते हैं टेररिज्म के अगेंस्ट, कि हमारा क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, सारा सब कुछ वॉर गेम, जितना भी वॉर गेम हो पेपर वर्क पे करना, उस तरीके की एक्सरसाइज थी। ठीक है, स्ट्रेटेजीज बनाना और दुनिया भर के कहां से हम हथियार खरीदेंगे, क्या क्या हमारी पोजीशन रहेगी, हमारा जितना भी पेपर वर्क होता है। ठीक है, उस तरीके की एक्सरसाइज थी, जब टेबल टॉप हुई है इसलिए। ठीक है, बाकी सारी एक्सरसाइज आप देखते हो युद्ध के मैदान में हो रही है, हालांकि इंपॉर्टेंट वही होती है, किताबें कितनी भी पढ़ लो या वीडियोस कितने भी देख लो कि सचिन तेंदुलकर ने या विराट कोहली ने ऐसे शॉट मारा, असली तो बॉल वहीं पे पता लगती है। जब 150 की बॉल आती है ना तो दिखती नहीं है बॉलर को, तो प्रैक्टिकल अलग चीज है, थ्योरी अलग चीज है, लेकिन इंपॉर्टेंट अपने आप में दोनों ही है। क्या सचिन को नहीं समझाया गया था कि आप इस तरीके से गाइड करिए बॉल को? थ्योरी तो उनने भी पढ़ी होगी, धोनी ने भी थ्योरी पढ़ी होगी, उसी तरीके से प्रैक्टिकल तो आप भी करते हो, थ्योरी भी है। कितनी भी थ्योरी दे दूं, असली बात तो 2 घंटे के एग्जाम में पता लगती है, जो परफॉर्म कर रहा होता है, प्रेशर कितना होता है वो बच्चा वही जानता है, यहां खड़े होकर कितनी भी बातें कर लो, असली प्रेशर को जो होल्ड कर रहा होता है उसको बात पता होती है। उसी तरीके से कि हम क्या हमारी स्ट्रेटेजीज रहेंगी, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज, एक पेपर वर्क की एक्सरसाइज की गई है, सिंबेक्स। लिखिएगा, इसका पहला एडिशन था। इंडिया और कैम्बोडिया के बीच में बायलेटरल एक्सरसाइज हुई है। बायलेटरल शब्द जब भी आ जाए इसका मतलब 2 देशों के बीच में, इंडिया कैम्बोडिया, इसी में है। हाँ, सिंबेक्स के बारे में लिखवा रहा हूं, सिंबेक्स कैम्बोडिया इंडिया बायलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, लिखिएगा सिंबेक्स में कैम्बोडिया इंडिया बायलेटरल एक्सरसाइज कहां पर हुई, पहली बार हुई है और बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी जगह, तो पुणे, भारत में महाराष्ट्र के पुणे में हुई। ये हाँ आर्मी की एक्सरसाइज थी, तो कैम्बोडिया के आर्मी के हेड और इंडियन आर्मी के हेड, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट किया 1 से 8 दिसंबर के बीच में, 1 to 8 दिसंबर। की पॉइंट्स बोल रहा हूं आपको मैं, जो जो पता होनी चाहिए, बाकी सब थ्योरी नहीं याद करनी है। 1 से 8 दिसंबर पहले सप्ताह,
मिलिट्री, ये आर्मी की थी एक्सरसाइज। कई सारी एक्सरसाइज मिलेंगी ना, एयरफोर्स की भी मिलेंगी, नेवी की भी मिलेंगी आपको, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सी सेना की बात की जा रही है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए, एम क्या था इस एक्सरसाइज का। इट वॉज एम्ड टू war game conduct it was aimed to war game conduct to counter terrorism operations। ठीक है, लिख लिया आपने। हिंदी में मतलब आतंकवाद विरोधी सैन्य निर्णयों से संबंधित। एक नेक्स्ट न्यूज देखिएगा, कांता कृष्ण जी हमारे बीच से चली गई, एक बड़ी फेमस पर्सनालिटी थी। अभी मनमोहन सिंह साहब वाला ये सब मैं बाद में पढ़ाऊंगा, जनवरी में हुआ काम, ठीक है, तो अभी केवल दिसंबर के उठाए क्वेश्चंस। मनमोहन सिंह आपको पता है ना, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब, अभी एक्सपायर कर गए, तो ये आएगा शायद नेक्स्ट सैटरडे को आ जाए, तो जनवरी की तब उठाएंगे, अभी दिसंबर का चल रहा है। कांता कृष्ण का नाम सुना है आपने? कांता कृष्ण, कांता कृष्ण एक बड़ी फेमस लेडी है। इन्होंने देश में ब्लड बैंक से, ब्लड डोनेशन से रिलेटेड आंदोलन चलाया था पहली बार। पहले लोग मरते रहते थे, समझ रहे हैं, किसी को ये पता ही नहीं था कि खून दान भी किया जा सकता है। तो शी वॉज द पायनियर, लिखिएगा, कांता कृष्ण वॉज द पायनियर रिलेटेड टू द ब्लड डोनेशन। रक्तदान से संबंधित कांता कृष्ण को भारत में जननी कहा जाता है, ब्लड डोनेशन। शी वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ ब्लड बैंक सोसाइटी इन 1964। शी वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ ब्लड बैंक सोसाइटी इन 1964। कांता कृष्ण जी पहली बार ब्लड डोनेशन जैसा कोई मुहिम चलाती हैं देश में 1964 में। एक ब्लड बैंक सोसाइटी है, उसकी अध्यक्षा रही हैं, ठीक है। सीधा बस बेसिक, मुझे जो लगता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि हाल ही में कांता कृष्ण, शी वॉज पास्ड अवे, शी वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो उसमें कई सारे ऑप्शन देगा, क्रिकेटर थी या पॉलिटिशियन थी या सिंगर थी या सामाजिक कार्यकर्ता थी, है ना, सोशल वर्कर में आएगा ये ब्लड डोनेशन, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर पूछ लेगा तो ब्लड डोनेशन के बारे में कह सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, अभी इंडिया की पहली, मैंने आपको बताया भाई पहला शब्द जहां पर लग जाए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। भारत की पहली ऐसी सिटी जो कचरे को, वेस्ट मैनेजमेंट को सेग्रीगेट करेगी और साथ में एजुकेशन भी देगी। अभी बता रहा हूं, इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कम लर्निंग सेंटर बाय सितंबर 25। लिखिए, इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कम CUM कम लर्निंग सेंटर will be inaugurated in September 2025। भारत का पहला अवशिष्ट प्रबंधन एवं शिक्षण केंद्र सितंबर 2025 में खोला जाएगा। जो कहां पर होगा? तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? उनका कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? गोरखपुर। याद रखिएगा, गोरखपुर में पहला भारत का वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर कम लर्निंग सेंटर खोला जा रहा है। लिखिएगा, गोरखपुर
इसकी एक छोटी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, दिस विल प्रोसेस वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट while generating the charcoal and bio CNG. This will process, लिखना है, this will process various types of waste. दुनिया भर का जितना कूड़ा आया इकट्ठा हो गया एक जगह, फिर उसको सेग्रीगेट करना बहुत बड़ा काम होता है। अब आप देखते हो ना, नगर निगम वाले, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले अलग अलग कलर के बॉक्स लगाते हैं, डस्टबिन लगाते हैं, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, या सूखा कूड़ा डालिए इसमें या गीला कूड़ा, मतलब गीले कूड़े से मतलब बायोडिग्रेडेबल जो है, जिसको प्राकृतिक रूप से अवशिष्ट में बना डिकम्पोज किया जा सके, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया। तो गीला, अब उसमें तो बहुत दुनिया भर का वेस्ट आ रहा है। अब जैसे कबाड़ी वाला लेके चला जाता है तो मालूम पड़ा कंप्यूटर्स का या ई वेस्ट अलग आ रहा है, तो अब कूड़े के ढेर में ये थोड़ी पता होता है कि ये कंप्यूटर का वेस्ट है, तो उसको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम जैसे कुछ हानिकारक सेमीकंडक्टर्स यूज किए जाते हैं, है ना, मरकरी, उसको फिर सेग्रीगेट करना है। बोले ये प्लास्टिक का वेस्ट ऐसा अलग करो, प्लास्टिक में भी वैरायटी हो गई, 120 माइक्रोन का है या 150 माइक्रोन का है, क्योंकि सबको इंसर्शन करने के लिए अलग अलग प्रोसेस चाहिए, ठीक है। फिर किचन वेस्ट है ये, फिर ये काय का है, बोले ये केमिकल वेस्ट हो गया, हजार्डस वेस्ट हो गया, न्यूक्लियर वेस्ट हो गया। न्यूक्लियर वेस्ट को हालांकि ऐसे नहीं फेंकते हैं, उसको तो अलग से ही ट्रीटमेंट किया जाता है, पहले से ही मैनेज्ड होता है वो। तो ये सब करने के बाद फिर उसको इंसर्शन प्रोसेस में लिया जाएगा, भट्टी में जला करके बायो सीएनजी और बायो चारकोल बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें उसमें बनाई जाएंगी और साथ में एजुकेशन भी दी जाएगी। एजुकेशन सेंटर भी मतलब एक यूनिवर्सिटी भी है अपने आप में, पढ़ाई कराई जाएगी कि भाई देखो ये वेस्ट होता है, सब बच्चों को जो भी वहां पे एडमिशन लेंगे कि ये ऐसे वेस्ट होता है, इसको ऐसे ट्रीट करते हैं, इतने डिग्री पर हमको गर्म करना पड़ता है, तो ये वाली गैसेस निकलेंगी, इन गैसेस को ऐसे कलेक्ट करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे कि ब्लू हाइड्रोजन बनाएंगे, दुनिया भर की चीजें, ठीक है। तो गोरखपुर आपको बस याद रखना, बाकी डिटेल में और बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। चलिए, नोट कर लिया आपने? हाँ, दिस विल प्रोसेस वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट while generating charcoal and bio CNG. चारकोल को हिंदी में डामर बोलते हैं ना, ब्लैक कारतोल, तारकोल बोलते हो, तारकोल या डामर। और बायो सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस बनाते वक्त, चारकोल नहीं जानते आप, जो सड़क पर बनता है, पड़ता है, कोल तार कह रहे, जो अलग अलग नेम है, कोई डामर भी बोल देते हैं उसको। अगर देखिए कार्बन के कंटेंट्स हैं वो सारे अलग अलग फॉर्म में। एक लिखिएगा, नेक्स्ट न्यूज है, एक नई एक मिलिट्री एक्सरसाइज फिर से आ रही है, हरिमाऊ शक्ति, नाम सुना है? हरिमाऊ शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, हरिमाऊ शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज was conducted which two countries? हरिमाऊ शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2024, ये इंडिया और मलेशिया, मलेशिया के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई कुआलालंपुर में, मलेशिया की कैपिटल में, कुआलालंपुर। हमारे यहाँ का नाम होता, रामपुर होता, गुरदासपुर होता, खड़गपुर होता, ये है कुआलालंपुर। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है 2 से 15 दिसंबर के बीच में जी, 2 से 15 दिसंबर के बीच में। इट वॉज एम, लिख लीजिएगा इसका क्या ऑब्जेक्टिव था इस एक्सरसाइज का। इट वॉज फोकस्ड ऑन द ऑपरेशंस इन जंगल एनवायरमेंट, यही टर्म लिख करके आएगी, जबरदस्ती फॉरेस्ट एनवायरमेंट मत कर देना उसे, ठीक है। इट वॉज फोकस्ड ऑन द ऑपरेशन इन जंगल एनवायरमेंट, जंगल जंगल। इट वॉज फोकस्ड ऑन द ऑपरेशन इन जंगल एनवायरमेंट, यह वन पर्यावरण पर केंद्रित एक ऑपरेशन था, ठीक है। अच्छा,
बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं तो भूल जाते हैं। एक मैंने तो ऐसे ही एक तरीका बनाया अपना, बहुत पता नहीं कितना आपको याद रहेगा। तो हरी माऊ नाम से समझ में आ रहा है कुछ आपसे। बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा किन दो देशों के बीच में हुआ। हरि, हरि किसको बोलते हैं? भगवान विष्णु को। और हरि भगवान को माला पहनाते हैं, माला। हरि माऊ माला, मलेशिया। थोड़ा रिलेट कर, एक तो इंडिया हो गई होगी, ऐसा तो है नहीं कि इंडिया के अलावा किसी और, पहले पाकिस्तान ईरान के बीच में कोई एक्सरसाइज हुई, ऐसा नहीं पूछेगा, इंडिया की ही पूछेगा। तो एक थोड़ा सा मैंने मतलब ऐसी लर्निंग प्रोसेस, एसोसिएट लर्निंग करने के लिए हरि माऊ मलेशिया से रिलेट कर दिया। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसे चाहें वैसे याद कर सकते हैं। अभी 3 दिन पुरानी खबर है, हालांकि दिसंबर में ही आ गई थी कि इंडियन नेवी ने अपना एक नोटिफिकेशन निकाल दिया था कि जनवरी में हम उसका उद्घाटन करेंगे, और अभी 3-4 दिन पहले ही उसका उद्घाटन भी हुआ है। तो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, वागशीर, आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी, इन 3 का इनॉग्रेशन हुआ। एक फ्रिगेट है, एक वॉरशिप है और एक सबमरीन है। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस होता है। सबमरीन आपको पता ही है कि पानी के नीचे चलने वाला, पनडुब्बी हिंदी में बोल देते हैं उसको। और फ्रिगेट एक होती है फास्ट मूविंग बोट, जो एक्चुअली में गार्ड करती है, बड़े बड़े शिप को प्रोटेक्ट करती है। इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जैसे ट्रक हो गया, तो ट्रक तो होगा बहुत बड़े, ट्रक का पिकअप तो कम होता है, तो बड़े ट्रक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए साइड में बोले कारें चल रही हैं, कार का पिकअप ज्यादा, तो फ्रिगेट एक कार की तरह ही मतलब फास्ट मूविंग बोट्स होती हैं, पायरेट से बचाने के लिए ये फास्ट मूवमेंट करती हैं। तो लिखिएगा इंडियन नेवी, नेक्स्ट न्यूज है, इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी कमीशनड लास्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, इंडियन नेवी कमीशनड लास्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वागशीर। सबमरीन का नाम है वागशीर, ये नाम याद रखना है आपको। 6 बनाई गई हैं, आखिरी वाली है ये स्कॉर्पियन क्लास, ये क्लास का नाम है, मतलब लेवल्स होते हैं। ठीक है, कौन से लेवल की बनाई गई है? वागशीर। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वागशीर, कॉमा आईएनएस नीलगिरी, इंडियन नेवल शिप आईएनएस, भारतीय नौसेना पोत नीलगिरी, कॉमा आईएनएस सूरत, recently Indian Navy commissioned last Scorpion class submarine वागशीर, आईएनएस नीलगिरी एंड आईएनएस सूरत रिसेंटली। ठीक है, तो सीधे आपसे बस ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सी इनमें से वॉरशिप या कौन सी सबमरीन अभी लॉन्च की गई है या कमीशनड की गई है। ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है, इनमें 4 में से कंफ्यूजिंग कोई दे देगा। एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास 2 हैं, एक आईएनएस विक्रांत और आईएएस विक्रमादित्य, ये देखे होंगे आपने। मैं स्पीच सुन रहा था, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आपको याद है इससे एक बात। देश के, हालांकि सेना का कमांडर सबसे बड़ा कौन होता है? सर्वोच्च सेना कमांडर प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट साहब आपको पता है, कैमरे के सामने कहने में भी मुझे डर लग रहा है, रबड़ की मोहर होते केवल, बस केवल एक ऐसी मोहर है जो पर्दे के सामने काम करते हैं, पर्दे के पीछे असली खिलाड़ी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कैबिनेट का मुखिया, मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। ये बात आपको पता है। तो इंडियन नेवी ने ना इनको इनॉग्रेट करने के लिए, आईएनएस सूरत, नीलगिरी और वागशीर को इनॉग्रेट करने के लिए पीएम मोदी जी को बुलाया था मुंबई में। तो मैं वो देख रहा था प्रोग्राम टीवी पर, तो मैंने एक बड़ी अच्छी लाइन उसमें देखी। पीएम साहब जब आए तो अपना स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने स्पीच देते वक्त एक लाइन ऐसी कही, जो इस आईएनएस सूरत का कैप्टन है, उनको बोला, मनोज नाम था उनका, बोले मनोज मैं तुम्हें स्पेशली एक बात बोलना चाहूंगा। तो मैं चौंक गया, यार आधिकारिक घोषणाओं में ऐसे बोलते नहीं है, वैसे ऑफिशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना। जैसे मेरी भी एक अपनी पर्सनल लाइफ है, मैं यहाँ ऑफिशियली खड़ा हूं, क्या मैं आपसे, सही शोभा देगा मैं आपसे अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करूं? नहीं। तो एक रिलेशन रहना चाहिए। ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी जब ऑफिशियल कार्यक्रम में गए, तो ऑफिशियल स्पीच देते देते बीच में बोलते हैं, यूट्यूब पे मिल जाएगा आप देखना, कि मैं कैप्टन मनोज को एक बात बोलना चाहूंगा हल्की फुल्की अलग से, कि आईएनएस सूरत तुमने लॉन्च तो हो जाए, आईएनएस सूरत तुम चलाओगे,
सूरत की खूबियां बहुत है आईएएस में की, इसमें खाना और बढ़िया देना, क्योंकि सूरत शहर की खास बात है खाना बहुत वैरायटी का होता है, बहुत अच्छा खाना होता है सूरत में। ये उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने बोला तो सब लोग वहां पर हंस गए, बोले भाई एक शिप के अंदर, पता है आपको वो कौन सा शिप था, एक सिम्फनी ऑफ द सीज, सबसे बड़े शिप में से एक है। शिप पे कोई गया है अभी तक आप में से? कोई एक गया है? शिप की लाइफ देखी है आपने? बहुत खतरनाक होती है, एडवेंचर से भरी होती है, नो डाउट, बहुत शानदार भी होती है। 6-6 महीने आदमी शिप पर रहता है, 6 महीने, समझ रहे हैं? और 6 महीने का मतलब हुआ उसका पूरा लाइफस्टाइल जैसे आप रहते हो सब, स्विमिंग पूल, सिम्फनी ऑफ द सीज में 15 तो स्विमिंग पूल थे उस शिप के अंदर, 15 स्विमिंग पूल। 5,000 क्रू मेंबर जब जा रहे हैं तो वो कहां करेंगे, एक ही स्विमिंग पूल में कूद पड़े सारे हैं? कुंभ का मेला चल रहा है तो 15 स्विमिंग पूल बनाए गए थे भाई उसमें। रेस्टोरेंट देखे थे मैंने, मैं हैरान था, 147 तो रेस्टोरेंट तो शिप में, 147 रेस्टोरेंट, किसमें खाना खाना है? बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट, क्रिकेट, दुनिया भर की सब काम होते हैं, और हमें केवल टीवी पर छोटा सा दिखाई देता है। मैं तो जब रियलिटी में गया मैं हैरान था, सही में सरप्राइज था। हाँ गया हूँ, देखा है मैंने, मैं सरप्राइज था भाई साहब, 10-10, 15-15 मंजिल ऊंचा होता है। वो ना उस क्षेत्र में होता है जो मतलब हम पर्यटन के लिए क्षेत्र लेके जा रहे हैं होता है, जैसे डिस्ट्रॉयड शिप है हमारे पास जो नहीं, वो तो वॉर के शिप तो अलग होते हैं, वो तो है ही टूरिज्म वाले ही होंगे, तो मुझे क्या वो वॉर शिप में थोड़ी लेके जाता, मैं टूरिज्म के लिए ही गया था। यहाँ पर आना हाँ नहीं, मुझे वो ना तो बुला रहे थे क्योंकि मैं अनफिट हूँ, तो मुझे वो बुला दिए थे। मैं टूरिज्म में ही गया था, गोवा गया था, मैंने गोवा में देखा था मैं शिप की ठीक ठाक कौन से में गए थे? क्रूज था एक, उसमें गया था, नाम तो याद नहीं, बहुत पुरानी बात है, 2012 की बात है। तो मतलब शिप में मैंने उसमें देखा भाई 10-10, 12-12 मंजिल का ऊंचा होता है, और 2-2, 3-3 फुटबॉल ग्राउंड आ जाए, इतना बड़ा लॉन्ग, इतने बड़े बड़े शिप, क्लब थे भाई साहब, तुम्हारा मुखर्जी नगर समाज आएगा, इतना बड़ा क्लब था, वहाँ पे तो कसीनो चलता है। कसीनो, क्लब, दुनिया भर के क्लब, सारी लाइफ होती है उसमें, सब कुछ। तो खैर, बनाए किसने मेरे को लगता है कांटे की शिप में गए थे। कोची शिपयार्ड ने, इसका नाम है वो, नहीं, मझगांव शिपयार्ड ने बनाया है। एक बार देखो, नहीं, इसका नाम है ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कलकत्ता की एक कंपनी है, क्या नाम है उसका, आई एम मिसिंग राइट नाउ, मैं इसको बता दूंगा आपको, ठीक है, किसने बनाया है ये। एक सबमरीन है, एक सबमरीन है, एक फ्रिगेट है, FRIGATE, फ्रिगेट नीलगिरी, और INS सूरज जो है अपने आप में एक वॉरशिप। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एक और मिलिट्री एक्सरसाइज हुई दिसंबर में, जिसका मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, स्लाइनेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज, स्लाइनेक्स 2024, स्लाइनेक्स श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, लिखिएगा मिलिट्री एक्सरसाइज स्लाइनेक्स 2024, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, एक्चुअली इसका फुल नेम है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, नहीं नेवल एक्सरसाइज है, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज 2024 स्लाइनेक्स। आपसे पूरा नाम नहीं देगा, आपको केवल शॉर्ट में नाम देगा ऐसे, ठीक है। बिटवीन इंडिया श्रीलंका, कंडक्टेड अंडर ईस्टर्न नेवल कमांड, विशाखापट्टनम। ईस्टर्न नेवल कमांड फ्रॉम 17 दिसंबर टू 20 दिसंबर 2024। बस 3 बातें याद रखनी है। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है, लिखा है ना, 17 से 20 दिसंबर। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज किन किन के बीच में हुई, इंडिया श्रीलंका के बीच में। ये अपने आप में क्या एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है? नहीं, नेवल एक्सरसाइज है। कहां पर हुई है? मुंबई में, कोची में, विशाखापट्टनम में, चेन्नई में। बस इतनी बातें याद आपको रखनी है। डेट तो नहीं लगता आएगी,
आंध्र प्रदेश में, ठीक है। वन ऑफ द डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया, विशाखापट्टनम। चलिए नेक्स्ट, एक ये बड़े खराब क्वेश्चन आने वाला है। एक मैं पहले इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पर्सनली मुझे बड़े खराब लगते हैं। साल में 365 दिन होते हैं और हर दिन कोई ना कोई दिवस होता है? दुनिया भर के बोले, कुछ तो ऑफिशियल होते हैं डिक्लेरेशन, कुछ समाज ने बना लिए हैं। मदर्स डे, फादर्स डे, जीएफ डे, बीएफ डे। हाँ देखो, कह रहा भाई वैलेंटाइंस डे। तो एक दिवस तो खैर हमें भी बचपन से याद है, यही जो आपने नाम लिया। लेकिन अब वर्ल्ड मेडिटेशन डे आ गया है। तो वर्ल्ड योगा डे पढ़ा था आपने 21 जून, और उसी के ठीक 6 महीने बाद वर्ल्ड मेडिटेशन डे। एक बच्चे ने आंसर दे दिया, पढ़ा हुआ था लेकिन बड़े, तो इसको याद करने का तरीका यही है कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे इनके अलग-अलग थीम होते हैं वो भी। बिल्कुल। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है इंडिया का। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इस चीज का भी। यही प्रपोजल, इंडिया का प्रपोजल था कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे बनाओ भैया 21 दिसंबर को। तो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया यूएनजीए ने और जनरल असेंबली ने, और वर्ल्ड मेडिटेशन डे डिक्लेयर कर दिया 21 दिसंबर। डेट पूछी जा सकती है आपसे। अब हर साल कौन से दिन वर्ल्ड मेडिटेशन डे बनाया जाएगा? तो एक बड़ा सिंपल तरीका जो मैंने ढूंढा इसका याद करने का, वो एक ये कि 21 जून को योगा दिवस होता है, तो याद है ही आपको, बाबा रामदेव योगा डे। ठीक 6 महीने बाद, 6 मंथ अगर प्लस कर दो तो 21 दिसंबर को आपके ध्यान दिवस, मेडिटेशन डे मनाया। ठीक है, हो गया नोट। नेक्स्ट न्यूज, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट अभी हाल ही में खेला गया। सैयद मोदी लिखिएगा, इंडिया इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आते हैं। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये कहां पर कंडक्ट हुआ और इसमें सिंगल विमेन प्लेयर कौन जीती? सिंगल्स में, इसमें मेंस का डबल और सिंगल्स का डबल, सिंगल्स डबल्स में मेंस और विमेन दोनों का होता है। सिंगल विमेन और सिंगल्स में मेन का। सर इंसान नहीं है क्या? आप ऐसी, ये चीज ही ऐसी है। क्या कहना चाह रहे हो आप? कि कंफ्यूज हो जाता आदमी इसमें। लखनऊ में ये टूर्नामेंट लखनऊ में हुआ। पीवी सिंधु को तो जानते ही हो आप लोग, देखिए पीवी सिंधु इसमें विमेन्स में, और लक्ष्य सेन मेंस में। जी, लक्ष्य सेन। ठीक है, सिंपल सा बस। ये बैडमिंटन टूर्नामेंट, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट कहां पर हुआ? लखनऊ में हुआ। और किस किस ने जीता? डबल्स का डेटा है नहीं मेरे पास इसमें। दिसंबर में हुआ है, 15 से 20 दिसंबर के बीच में। देखो जहां पर इंपॉर्टेंट है डेट वो याद रखने, क्योंकि इतनी सारी खबरें हो जाएंगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डेटा हम उतना रखें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या जो हम याद रख सकते हैं। ठीक है, पीवी सिंधु नाम याद रखना और एक लक्ष्य सेन का नाम याद रखिएगा और लखनऊ, बस। नेक्स्ट आते हैं भैया, एक छोटी सी खबर है, खैर ये
ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल एक संस्था है, सुन लीजिएगा इससे पहले। ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल, उसने इंडिया की एक बिल्डिंग को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड दिया है। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, सम्मान की तलवार, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने। उस बिल्डिंग का नाम पूछा सकता है आपसे, राम मंदिर टेम्पल, जो अयोध्या में बना है। लिखिएगा, अब स्टेटमेंट बोल रहा हूं आपको मैं, स्टेटमेंट लिखिएगा, राम टेम्पल प्रोजेक्ट, राम मंदिर टेम्पल प्रोजेक्ट, राम मंदिर टेम्पल प्रोजेक्ट ऑफ श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, राम मंदिर टेम्पल प्रोजेक्ट ऑफ श्री राम जन्मभूमि अयोध्या awarded the sword of honor award awarded by sword of honor award by British Safety Council, by British Safety Council। देखो हिंदी के जो टर्म्स होंगे ना, जो डिफिकल्ट वाले, वो खुद ही बोल दूंगा, बाकी इतनी तो जनरल से इंग्लिश है। ऐसा मत कहना कि पूरा स्टेटमेंट सर हिंदी में बोलो। ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल, ठीक है। अवार्ड दिया है बिल्डिंग को, पूछ रहे ना आप किससे क्या होगा। अभी तो क्वेश्चन है, डायरेक्ट अवार्ड आई जाते हैं। इससे 2 नंबर मिलेंगे। वैसे बहुत सही आंसर दिया इन्होंने, बात तो ठीक है, लेकिन वो भी ये कह रहा है कि आने दो, इसकी गारंटी नहीं होती है कि क्या चीज आएगी। 39 पेपर में अगर हम एसएससी सीएचएसएल मिले सीजीएल 39 में से एक में तो फंसे गई, बिल्कुल सही बात। प्रोबेबिलिटी ये तो देखो, कम से कम ये बहुत बढ़िया सोच होती है, बी पॉजिटिव, है ना। ना करने के तो हजार बहाने होते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पैर खराब है मेरा, या पेट खराब है मेरा। और करने के लिए एक ही चीज काफी होती है कि मैं हूं। रियलिटी बता रहा हूं, आप लोग बहुत खुशनसीब हो जिनको ये मौका मिल गया। आप अपने साथ के उन लोगों को देखिए जो गांव से बिलोंग करते हैं या फैमिली रिलेटिव्स है, जिनके पास ये मौका ही नहीं है बेचारों के पास आने का। कितनी अच्छी, तो आपको मतलब थैंक्स बोलना चाहिए ईश्वर को। भैया जी क्या हुआ, धन्यवाद बोल दिया भगवान को। ईश्वर को धन्यवाद बोलना कि इतना अच्छा आपको बिल्कुल फिजिकली फिट बनाया, अच्छा शरीर दिया, अच्छे घर वाले दिए, अच्छा मौके दे रहे हैं ईश्वर। और फिर भी हम नहीं बना पा रहे तो कंप्लेंट तो करते रहिए फिर लाइफ टाइम। कंप्लेंट तो हर कोई करता है। नेक्स्ट देखिएगा, अभी एक मूवी आई थी बड़ी फेमस थी, ओपनहाइमर। आप में से कई लोगों ने देखी भी होगी, वो एटम बम के आविष्कार के ऊपर बनी हुई मूवी थी। तो ओपनहाइमर मूवी के जो उसमें एक्टर है, ओपनहाइमर मूवी नहीं देखी थी आपने? अरे एटम बम का आविष्कार जिसने किया था उसके ऊपर, उसी की हिस्ट्री पर बेस्ड मूवी बनाई है, बड़ी शानदार मूवी थी। ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड भी हुई थी वो। तो ओपनहाइमर मूवी में जो कपल है, जो मतलब एक्टर है, वो और उसकी वाइफ, वो वास्तव में कपल भी हैं, रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ हैं। और वैसे एक्टर एक्ट्रेस थे, और डायरेक्टर डायरेक्ट्रेस भी हैं, मतलब उसमें दोनों, हाँ खुद ही। उनको अभी नाइटहुड एंड डेमहुड एट द बकिंगहम पैलेस अवार्ड दिया गया है। अब मैं बोल रहा हूं, अब मैं वो लिखने जा रहा हूं, लिखिएगा, द ओपनहाइमर कपल। देखना यार, बड़ी शानदार मूवी, बेचारा बॉम्ब बना, अच्छी मूवी दिखाई है। नहीं हिंदी में भी है, हिंदी में है। इस मूवी को बनाने के बाद वो, इस मूवी में जो एक्टर है वो बॉम्ब बनाने के बाद बड़ा पछताता कि मैंने क्या बना दिया दुनिया में। एटम बम दुनिया को विनाश की ओर ले चला। आज पता, अगर एक के भी दिमाग की हट गई, हालांकि बहुत सारे देश जिम्मेदार हैं, लेकिन कुछ बदतमीज टाइप के भी हमारे पड़ोस में। तो अगर दिमाग खराब हो गया किसी का और इनने बॉम्ब चला दिया, अपना तो कुछ है नहीं। वही तो बात है ना, खुद तो लटे हुए सही है ही, और दूसरे को अल्ले डूबेंगे। उनके एक शहर में केवल लाहौर में चलती है मेट्रो, हमारे यहाँ 47 शहरों में चल रही है, या प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके। तो भाई 50 शहर और एक शहर में तो डिफरेंस है नहीं है। तो लुटे हुए सैया हैं वो, दूसरे को ले डूबने उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तुरंत बम चला देंगे, समझ रहे? हाँ, तो
कितनी तबाही होगी पता है। और जिस पे चलाएंगे तो क्या वो चुप बैठ जाएगा, तो वह भी चलाएगा। चलाने के लिए बचेगा जो चलाएगा, न्यूक्लियर छोड़ दिया गए वो भी यूज किया। तो लिखिए एक ओपनहाइमर, हो गया ओपन। लिखिएगा एक ओपनहाइमर कपल, इनका नाम लिखिएगा डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन, डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन, डायरेक्टर हैं इसके, और इनकी वाइफ, अच्छा डायरेक्टर है ये क्रिस्टोफर नोलन और वाइफ प्रोड्यूसर है। पत्नी पे पैसा ज्यादा है, प्रोड्यूसर वाइफ वाइफ थी एमा थॉमस। इसी से ही होगा। हैं ऐसा होगा। प्रोड्यूसर है तो भाई एमा थॉमस, अवॉर्डेड विद द ऑनर ऑफ नाइटहुड, अवॉर्डेड विद द ऑनर ऑफ नाइटहुड एंड डेमहुड, DAME, डेमहुड, नाइटहुड एंड डेमहुड एट बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस कहां है? लंदन। नाइटहुड KNIGHT वाला नाइट होगा, हाँ, नाइटहुड एंड डेमहुड एट बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस में इनको अवार्ड दिया गया, ठीक है। नाइटहुड BUCKHINHAM। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभी ये कोप 16 की मीटिंग हुई थी, ये आप पढ़ते होंगे, देखा भी होगा आपने कई बार। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP, कोप 16, कोप 16 की मीटिंग हुई अभी UNCCD की। अच्छा, ये अलग अलग होती हैं, ये भी बता दूं मैं आपको, 3 मिलेंगे आपको कोप, UNCCD का, UNCBD का और UNFCCC का, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, UNCBD, UNCCD और UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। याद नहीं करना आपको, बस केवल मैं आपको केवल मतलब समझना है इनका, और बहुत सिंपल है उसको समझने का। देखिए, याद आपको नहीं करना, याद तो हमें करना है, सिविल वगैरह में आते सब। UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, बस 2 टर्म याद, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकना, जो डेजर्ट फैल रहे हैं लगातार। अब जैसे इंडिया का थार डेजर्ट है, वहां से बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, तो वो थार डेजर्ट की जो बालू है, जो रेत है, वो एक्सटेंड कर रही है, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली तक आ रही है, समझ रहे हैं, उड़ करके। इससे क्या हो रहा है? डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। ये तो बहुत बड़ी एक समस्या का हो जाएगी। तो इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे सुझावों को ये UNCCD जो संस्था है, ये इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है, इनिशिएटिव्स लेती है इसके। एक है CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। ये बायोडाइवर्सिटी का है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, जिसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में एनिमल डाइवर्सिटी और प्लांट्स डाइवर्सिटी दोनों के बारे में बात किया। और ये है क्लाइमेट चेंज से संबंधित, फ्रेमवर्क टू कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। आपको पता है ना कि हमें 1.5 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में पूरा औसत तापमान को रोकना होगा। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिसका मेजर फैक्टर अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन है, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है पृथ्वी का। पृथ्वी का तापमान अगर बढ़ जाएगा, औसत तापमान बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा? ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, और ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो पानी कहां जाएगा? जो निचले स्थान है उन पर घुस जाएगा। नेदरलैंड जैसे कंट्री है, मालदीव जैसे देश है, तो डूब जाएंगे। और ये मत सोचना कि हम तो इंडिया में, हम तो दिल्ली में सेफ है। हमें क्या मतलब? डूबेगा हमारा चेन्नई भी, और चेन्नई डूबेगा तो आदमी जान बचाने के लिए दिल्ली भागेगा, और दिल्ली वैसे ही ओवर कंजेस्टेड है। तो आप ये मत कहना कि मैं हिमालय पर्वत चला जाऊंगा, वहां तक तो चलेगा नहीं पानी। ये सब एक बेवकूफी की बातें हैं, ठीक है।
तो ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे नुकसान अभी देखने को भी मिल रहा है, जैसे जहां ज्यादा बारिश होनी चाहिए वहां कम बारिश हो रही है, सूखा पड़ रहा है, जहां सूखा पड़ना चाहिए वहां बारिश हो रही है। अभी आपने राजस्थान में देखा ना, बाढ़ आ गई थी अभी कुछ ही दिनों पहले राजस्थान में, इस वाले मानसून में राजस्थान में जयपुर में बाढ़ आई थी। तो फ्लड जोन्स में ड्रॉट जोन बन रहे हैं, ड्रॉट जोन फ्लड जोन बन रहे हैं। ये ये क्लाइमेट चेंज का ही कारण है। तो अब समझाने के लिए मैं आपको अब देखो फिर से कंसाइंस कर रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से समझ लेना ऐसे है। एक 1992 में, कोई बच्चा है 1992 में यहाँ पर? कोई नहीं है, मास्टर भी नहीं है। 1992 से एक समिट होती है, बहुत बड़ा सम्मेलन होता है, दुनिया के देश इकट्ठे होते हैं ब्राजील के एक देश रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। तो ब्राजील में, ब्राजील कंट्री में एक शहर है रियो डी जेनेरियो, बस रियो याद रखना। 1992 में दुनिया के सभी देश रियो में इकट्ठे होते हैं और एक कन्वेंशन साइन करते हैं, उसे बोलते हैं अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन। एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है ना। और ये करते हैं कि भाई देखो विकास तो करो लेकिन अंधा विकास मत करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हाँ आपने पहले एसटी बोल दिया था, शेड्यूल ट्राइब, अच्छा एसजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी, ठीक है। इसी का आएगा एजेंडा 21, 5 साल बाद इसके एजेंडा 21 बनता है 1997 में, जो न्यूयॉर्क में हुआ था। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आप लोगों के लेवल पर समझाने की कोशिश करता हूं, बड़ा सिंपल, सब कुछ भूल जाइए अभी, केवल इतनी सी बात देखो आप। 1992 में रियो शहर के अंदर ब्राजील में एक सम्मेलन होता है, दुनिया के देश इकट्ठे होते हैं और इस बात पर होते हैं कि हमको अपने एनवायरमेंट को बचाना है। ये एक मेरी जिम्मेदारी नहीं है अकेले, हम सबकी जिम्मेदारी है, सभी देशों की जिम्मेदारी है, ठीक है। क्योंकि अगर नुकसान हुआ तो प्रकृति पूछ के नहीं करेगी तू हिंदू है तो मुसलमान है। प्रकृति लैंडस्लाइड जब होगा तो ये पूछ के नहीं करेगी कि मैं दिल्ली में लैंडस्लाइड ना करवाऊं, ठीक है। हालांकि दिल्ली में पहाड़ नहीं है, आप ये सोच रहे होगे, लेकिन अरावली रिज जो आ रही है, जो इस पे हिंदू राव कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी बसी हुई है, वो ऊंची पहाड़ी पर ही है, अरावली पर। तो ये क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि हमको सबको बचाना है और ऐसा विकास करना है जो सस्टेनेबली अचीवेबल हो, अपने साथ साथ अपने उपयोग की वस्तुओं को साथ साथ भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बचाना है। उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। मतलब अपने आप से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अपना भी विकास करेंगे, लेकिन ऐसा ना करें आने वाले बच्चों को अपने ये कह दें कि पापा तुमने सब बर्बाद कर दिया। हमारे और तुम्हारे बच्चे भी कहें चन्नू मुन्नू अगले 10 साल बाद कि पापा मैं मास्क लगा के घूम रहा हूं क्योंकि ऑक्सीजन तुमने पूरे एटमॉस्फेयर में CO2 भर डाली, ठीक है। तो हमें सस्टेनेबली अचीवेबल टारगेट्स सेट करने होंगे। तो जब ये सबमिट साइन हो जाती है, जब ये सबमिट हो जाती है, एग्रीमेंट साइन होता है, तो इस एग्रीमेंट का रिजल्ट था, आप समझ लो काम किया, क्रक्स की लाइन, इस एग्रीमेंट का रिजल्ट था कि 3 बेटियों का जन्म होता है। पहली बेटी UNCCD, ये संस्थाओं को मैं बेटियां बोल रहा हूं, 3 बहनें हैं ये, एक CBD और एक UNFCCC, ठीक है। ये एग्रीमेंट बनाता है 92 में, इन 3 संस्थाओं को बनाता है कि भाई तुम्हारा काम तो है कि मरुस्थलीकरण को रोकना है, डेजर्टिफिकेशन को रोकना है, जहां जहां दुनिया में हो रहा है। अब सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है दुनिया में, सहारा डेजर्ट के चारों तरफ हरे पेड़ की दीवार लगाई जा रही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, बोले हरे पेड़ की दीवार कैसे लग सकती है? मतलब पेड़ों को क्रम से लगाया जा रहा है, जिससे धूल मिट्टी उड़ के भी जाए तो वही पेड़ रोक दें, उतनी जगह पे कंसोलिडेटेड हो जाए वो डेजर्ट, ठीक है। ऐसा ही काम हम भी कर रहे हैं, अब अरावली के किनारे किनारे पेड़ लगा रहे हैं, भारत सरकार कर रही है। तो इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे? एक तो डेजर्ट रुकेगा, डेजर्टिफिकेशन मतलब कॉम्बेट होगा, मरुस्थलीकरण रुकेगा। तो ये काम करने के लिए भारत सरकार ने प्रपोजल दिया, ठीक है। इसमें टेक्निकल फाइनेंशियल असिस्टेंट सब UNCCD को प्रोवाइड करेगा। अच्छा अब देखो आप, भारत सरकार ने अभी पिछले साल नमीबिया और साउथ अफ्रीका से चीता बुलाए, मतलब उनको इंपोर्ट किया। पहली बार ऐसा हुआ देश में या दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि कॉन्टिनेंटल इंटरकॉन्टिनेंटल किसी बड़े जानवर को, बिग कैट को ट्रांसपोर्ट किया गया,
चीता बुलाएगा। चीता क्यों बुलाएगा? क्योंकि चीता जो है अपने आप में एक की स्टोन स्पीशी है, मुख्य प्रजाति है किसी भी इकोसिस्टम की। तो कूनो नेशनल पार्क में उसको रखा। हम चीता की प्रजाति को बचाना चाहते हैं। चीता आता है एनिमल्स में, और एनिमल्स में बिग कैट्स में 7 कैट्स आती हैं, लायन, टाइगर, चीता, जैगुआर, प्यूमा, और कौन सा बचा? स्नो लेपर्ड, ठीक है, और लेपर्ड और टाइगर। ये 7 जो प्रजातियां हैं उनमें से एक चीता हो गई। तो हमको विविधताओं को बचाना है, जैव विविधता को, इसलिए हो गया बायोडाइवर्सिटी। ये उस वाले से रिलेटेड हो गया। हमको ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है। अब क्यों देश में, आप दिल्ली के अंदर देख लो, जो लोग गाड़ी से आते हैं, डीजल की गाड़ियां बंद है इस समय, ग्रैप 4 लगा हुआ है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रैप 4 लगा रखा सरकार ने कि डीजल की गाड़ियां प्रदूषण ज्यादा कर रही हैं, बाहर की गाड़ियां नहीं आएंगी, ठीक है ना, देख रहे हो आप। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमको क्या करना है, क्लाइमेट चेंज को बचाना है। जो क्लाइमेट में परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन नहीं लाने देना है। तो 18वीं शताब्दी में 1750 में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था शुरू यूरोपियन कंट्रीज में। तो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर जो टेम्परेचर था और आज जो टेम्परेचर है, हम 1.5 डिग्री तो वैसे ही बढ़ चुके हैं। अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो बहुत सारे नुकसान देखने को मिलेंगे। बाढ़, सूखा और ये लैंडस्लाइड, भूस्खलन जैसे हमको ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। इन सबको बचाना है। ये सब काम कौन करता है? UNFCCC। तो 3 अलग अलग संस्थाएं, उनका जन्म हुआ रियो समिट से, जिसको अर्थ समिट भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। इन सब तीनों संस्थाओं की अलग अलग मीटिंग होती है। इंडिया सबका पार्ट है इनमें से। इंडिया इज मेंबर ऑफ ऑल दी 3 इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इंडिया में भी देश के प्रमुख जो है वो पार्टिसिपेट करने जाते हैं जहां पर भी मीटिंग होती है। तो उन्हीं मीटिंग्स को बोलते हैं कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। सम्मेलन में सभी पार्टी, और पार्टीज का मतलब यहां पर क्या है? देशों को पार्टी बोला गया, ठीक है, सभी देशों का सम्मेलन। तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, इसकी 16वीं मीटिंग हुई थी। कौन से की? CCD की। ये कहां हुई थी? अब ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में जरा ध्यान से देख लेना, इसलिए मैंने इतनी देर बोला है आपको कि COP UNCCD की थी, या COP एक और 16 हुई है, वो CBD की हुई है, और एक हुई है COP 29, वो CCCCC की हुई है, क्लाइमेट चेंज की। तो बिना ये कोप 16 शब्द जो है अपने आप में अधूरा है, बिना इन तीनों संस्थाओं के नाम के। ये आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या दिया है। कोप 16 काई की? CCD की, या कॉपी है। कॉन्फ्रेंस ऑफ समूहों का इकट्ठा। हाँ, बस COP लिख के आएगा, नंबर चेंज होता रहेगा बस, ठीक है। तो COP 16 कौन से की बात कर रहा है? इसकी भी 16 वाली हुई है, इसकी भी 16 हुई है, इसकी 29 हुई है अभी थोड़ी देर हाल ही में। तो हमको ये देखना कहां कहां हुई है और उनकी थीम क्या थी, बस इतनी बातें हैं, ठीक है। आपको तो 2 ही चीजें याद करनी है, लेकिन मुझे इसलिए बोलना पड़ता है जिससे बच्चे को ये तो क्लियर हो जाए ये है क्या चीजें, ये संस्थाएं क्या है। उन्हें रटते रह जाओगे, आपको केवल दिमाग खराब होने वाली बात होगी। तो लिखिएगा आप, कोप 16 सऊदी अरब की कैपिटल रियाद, रियाद में, सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में इस बार कोप 16 UNCCD की मीटिंग हुई, जिसमें ठीक है, सऊदी अरब की कैपिटल जो है रियाद, यहां पर कोप 16 मीटिंग हुई UNCCD की। इंडिया ने 2 से 13 दिसंबर के बीच में, है ना, इंडिया ने इस मीटिंग में अपना प्रपोजल दिया और वो एक्सेप्ट हो चुका है। प्रपोजल था अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ये याद रखना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अरावली शब्द समझ में आ गया आपको?
अब अरावली एक पर्वत श्रेणी है हमारे यहाँ, बेसिक आपको पता ही है, बाकी हम ज्योग्राफी में देखेंगे इसे। एक पर्वत श्रेणी है जो गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर दिल्ली तक आती है। मेजर पोर्शन इसका राजस्थान में है, वहीं पर इसका सबसे सर्वोच्च बिंदु है गुरु शिखर, जहां माउंट आबू पे लोग जाते भी हैं मेडिटेशन वगैरह करने। बाकी हरियाणा और दिल्ली तक आती है माउंटेन रेंज। अब इसमें है क्या कि अरावली रेंज के वेस्ट वाले हिस्से में आता है आपका थार डेजर्ट, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर इधर पड़ेगा, ठीक है। और ईस्ट वाला हिस्सा जो है पूरा राजस्थान, और ईस्ट वाला हिस्सा जो है वो बहुत फर्टाइल लैंड है, यहां पर बारिश होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, इस थार डेजर्ट में अभी अरावली की हाइट है छोटी, अरावली बहुत ऊंचा पर्वत नहीं है हिमालय की तरह, क्योंकि ये ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स है। तो यहां थार से क्या है, हवा चलने से डेजर्ट का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, ठीक है। और ये विस्तार हरियाणा दिल्ली तक आ रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी अगर दिल्ली भी रेगिस्तान बन गया तो। होगी कि नहीं होगी प्रॉब्लम? पानी की समस्या तो वैसे ही अभी दिल्ली में, मिट्टी थोड़ी होगी कि रेगिस्तान बन जाएगा। अब यही तो समस्या है, आप नहीं समझ रहे उस चीज को, प्रकृति की ताकत को कम समझ रहे हो आप। इतनी मिट्टी, ये सैटेलाइट से इमेज ली गई है पिछले, हमने 1 दशक में कितना विस्तार हो गया इसमें। तुम पिछले 10 साल की एक अरल सी है सेंट्रल एशिया में, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, अरल सी की एक 10 साल पहले पिक्चर देखना, एक उससे पहले की 10 साल की देखना, और एक अभी की पिक्चर देखना। इतना बड़ा झील छोटी सी सिकुड़ के इतनी सी हो गई है। कितनी तेजी से मानव अपना दुरुपयोग कर रहा है। दिल्ली में ही देख लो ना आप, दिल्ली में पानी की बहुत समस्या है, बहुत तेजी से हम लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं। अगर यही कंटिन्यू रहा तो ये कंटिन्यूएशन बर्बादी की ओर ले जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना, उसके लिए एजेंसियां काम कर रही हैं, ठीक है। तो थार डेजर्ट का ये प्रोसेस, आप ये मत सोचो रातों रात हो जाएगा ऐसा, ये हजारों साल से प्रोसेस चल रहा है, लेकिन इसको रोकना हमारा काम है। पीछे भैया क्या बात है खान साहब, ठीक है, समझ आ रही ना बात? तो इसको रोकने के लिए, ऐसा ना हो कि डेजर्टिफिकेशन ईस्ट साइड में हो जाए, इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने अभी यूएनसीसीडी की इस मीटिंग में, कोप 16 मीटिंग में, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट बना रही है, ठीक है। ऐसे अरावली के किनारे किनारे क्या लगाएगी, पौधारोपण या वृक्षारोपण करेगी। अलग अलग इसको ना, उसमें अलग अलग लेवल्स में लगाते हैं, जिससे कुछ यहीं रुक जाए, कुछ यहीं रुक जाए, कुछ यहीं रुक जाए। भाई कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो रेगिस्तान में भी पनप जाते हैं, जैसे खेर का पेड़ है, सांगरी का पेड़ है। इंडिया को प्रपोजल लेने की गल है। अच्छा, तो मैं क्या लग रहा है आसान है इसको फंड करना? इतना आसान है? ये एजेंसी टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी। क्वेश्चन अच्छा है वैसे नवदीप का, बोले इसमें इंडिया को क्या जरूरत थी उनसे पूछने की, टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। तुम दिल्ली गई हो? दिल्ली गई हो? नहीं, हरियाणा से हो। अभी एक देखो एग्जांपल मैं इनको बता रहा हूँ, यहाँ रूम या पीजी में रह रहे हो कहीं, पापा से पैसे कितने हर महीने 10,000 आते होंगे, एक एग्जांपल ले लिया मैंने, जो भी है। अचानक से तुम्हें जरूरत पड़ जाए कि टेस्ट सीरीज खरीदनी 2,000 रुपए की, पापा को कुछ प्रपोजल भेजोगे? नहीं भेजोगे? पापा किस लिए ले रहा हूँ 2,000 रुपए, क्लब में घुमाने के लिए? किसी को एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा? तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? या आपको रूम चेंज करना पड़ जाए, बोले नहीं जी अब नहीं रहूंगा इसमें, मैं 5,000 रुपए महंगा मिल रहा लेकिन दूसरे में रहूंगा, तो आपको प्रपोजल्स भेजना पड़ेगा। ऐसे ही ये जो संस्थाएं हैं, ये टेक्निकल और फाइनेंशियल, अब इनके पास तो साइंटिस्टों की लाइन लगी हुई है, बड़ी बड़ी संस्थाएं इनसे रिलेटेड है, एनजीओ है, काम कर रहे हैं, तो आपको उनसे हेल्प चाहिए होगी। हर चीज में हम ज्ञान नहीं ले सकते, ठीक है। तो आपको एक तो प्रोजेक्ट का नाम याद रखना, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, और इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है थीम जरूर आ सकती है पेपर में, तो लिखिएगा थीम है आवर लैंड आवर फ्यूचर। कोप 16 की थीम थी आवर लैंड आवर फ्यूचर। जी, कोप 16 की मीटिंग का एजेंडा था, ये थीम थी। हाँ, रियाद में इंडिया ने कोप 16 रियाद में जो मीटिंग हुई उसमें अपना प्रपोजल दिया, अब वो एक्सेप्टेड हो गया, अब इस पर काम चलेगा तेजी से, ठीक है। टाइम हो गया? नवदीप यही देखता रहता है क्या? नहीं, अभी किसकी क्लास है? अब बस 1 मिनट और, मैं आपको एक लाइन पढ़ देता हूं इसके बारे में। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, हाँ एक इसकी इंपॉर्टेंट बात है, यूएनसीसीडी की पहली मीटिंग थी, पहली बार जो किसी वेस्ट एशिया की कंट्री में हुई है। आज तक सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई, ओमान में कभी नहीं हुई है मीटिंग।
तो पहली बार दिस वाज द फर्स्ट टाइम वेस्ट एशिया होस्टेड द क्रूशियल एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इंडिया डेलीगेशन, हाँ इंडिया की तरफ से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया? ऑब्जेक्ट ऑप्शन में आ सकता है आपसे, पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, या मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। कितना बढ़िया आया ना आंसर। इसका आंसर है भाई साहब मुख्यमंत्री हरियाणा और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, दोनों थे। लिखिएगा इसका, इंडिया की तरफ से, हाँ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, इंडिया, हाँ दिस वाज द फर्स्ट टाइम वेयर वेस्ट एशिया होल्ड द इनॉग्रेशन ऑफ सच एनवायरमेंट मीटिंग। दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन वेस्ट एशिया होल्ड द एनवायरमेंट मीटिंग, ठीक है, फ्रॉम इंडिया डेलीगेशन, भारत की ओर से इसका बड़ा अच्छा शब्द है हिंदी में, डेलीगेशन के लिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? शिष्टमंडल, करेक्ट। भारत की ओर से शिष्टमंडल में भारत के MOEFCC मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, क्या कौन है मंत्री जी? यूनियन मिनिस्टर कौन है? फॉरेस्ट मिनिस्टर। अरे भैया ऐसे मत करो यार, इतने बढ़िया बच्चे हैं और एग्जाम देने जा रहे हो आप। भूपेंद्र यादव जी का नाम नहीं सुना आपने? भूपेंद्र जोगी। ये कौन है भूपेंद्र जोगी? इसी टाइम पे वायरल हुआ था। मिस्टर भूपेंद्र यादव भारत की तरफ से संघ के पर्यावरण मंत्री हैं। MOEFCC लिख लो, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। MOCCC नहीं, डबल सी आएगा, सॉरी। मिस्टर भूपेंद्र यादव, MOEFCC, फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी, ये दोनों हैं, वो भूपेंद्र यादव साहब थे और ये नायब सिंह सैनी साहब हैं जो मुख्यमंत्री हैं इस समय हरियाणा के। ये दो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, भारत की तरफ से। मैं टाइम इसलिए देखता हूँ क्योंकि मैं दोबारा भी लिखूंगा ताकि याद हो जाए। चलो मैं आपको बस 2 मिनट और दोगे, 2 मिनट में खत्म कर जाएंगे, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि अब इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है। ये तो थी UNCCC वाली, तो सॉरी UNCCD वाली। अब एक COP16 और हुई है CBD की, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, अभी बताया आपको। ये कोलंबिया के शहर कैली में हुई है। कोलंबिया, इंडिया का कोई बहुत ज्यादा इसमें रोल नहीं था, बस इतना याद रखना कहां हुई थी। COP16 मीटिंग CBD की, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता पर सम्मेलन, कैली कोलंबिया में। कोलंबिया साउथ अमेरिका की कंट्री है, ठीक है। और दूसरा एक COP29 हुई है अभी, COP29 मीटिंग, ये UNFCCC की थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। ये हुई है बाकू में। बाकू अजरबैजान की कैपिटल है, ठीक है। बाकू अजरबैजान के शहर में ये वाली मीटिंग हुई थी 11। अब एक बार डेट लिखनी है आपको, CBD की लिख लो 1 नवंबर 2024 को, और COP29 बाकू में जो हुई है वो हुई है 11 से 22 नवंबर। बस अब आज इतना ही रखते हैं, जल्दी छोड़ देता हूं आपको मैं आज।